नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी विद पारिक मैम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पिछली क्लास में हमने क्या किया था उसे थोड़ा सा कोरिलेट कर देती हूँ। हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें स्वरों के वर्गीकरण के कई प्रकार पढ़ चुके थे और एक अंतिम प्रकार रहा है स्वरों के वर्गीकरण का, जिसे हम आज पढ़ेंगे। तो स्वरों के वर्गीकरण में मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण रह गया था, जिसे हम पूरा करेंगे और उसके बाद में व्यंजन और व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करेंगे। तो देखिएगा, पहले हम बात कर लेते हैं स्वरों की। तो एक लास्ट प्रकार जो रह गया था, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इससे पहले हम ओष्ठाकृति के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर और जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। ठीक है, मुखाकृति से तात्पर्य है कि जब हम स्वरों का उच्चारण करें तो हमारे मुख की आकृति किस प्रकार से बनती है। मुख ज्यादा खुलता है, थोड़ा खुलता है, कम खुलता है, आधा खुलता है, पूरा खुलता है, इसके आधार पर जो स्वर है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिएगा, मुखाकृति के आधार पर यदि स्वरों की बात करें तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है समृद्ध स्वर, दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा है विवृत स्वर और चौथा है अर्ध विवृत स्वर। क्या होते हैं ये? देखिएगा, समृद्ध स्वरों की यदि बात करें तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख थोड़ा खुले, कम खुले और उच्चारण आसानी से हो जाए, वे समृद्ध स्वर कहलाते हैं। अर्ध समृद्ध स्वरों की बात करें तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख जो है वो समृद्ध स्वरों की तुलना में थोड़ा सा अधिक खुले, उन्हें हम अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। विवृत स्वरों की बात करें तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख जो है वो पूरा खुले, यानी हम पूर्ण मुंह को खोल करके उच्चारण करें, वे विवृत स्वर कहलाते हैं। और अर्ध विवृत की बात करें तो वे स्वर जिनके उच्चारण में विवृत स्वरों की तुलना में कुछ कम खुले, उन्हें हम अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं अर्ध समृद्ध और अर्ध विवृत स्वरों के उच्चारण के समय मुख की आकृति लगभग एक समान ही होती है। अब आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और मेरे साथ ही लिखते रहिएगा। तो पहले हम बात करते हैं समृद्ध स्वरों की कि समृद्ध स्वर क्या है। तो देखिए दोस्तों, समृद्ध स्वर वे स्वर हैं, यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख थोड़ा खुले, थोड़ा या फिर हम कह सकते हैं कम खुले, उन्हें हम क्या कहेंगे? समृद्ध स्वर कहेंगे। कौन कौन से होते हैं समृद्ध स्वर? तो हमारे पास जो स्वर हैं उनमें से ई, उ, ये 4 जो है वो कौन से स्वर है? समृद्ध स्वर है। ठीक है, अब बात करते हैं अर्ध समृद्ध स्वरों की। अर्ध समृद्ध स्वर कौन से हैं? तो देखिएगा, अर्ध समृद्ध स्वर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर के लिए हम लिख सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख जो है, मुंह की बात कर रहे हैं, मुख जो है वो कितना खुले? मुख समृद्ध स्वरों से थोड़ा अधिक खुले, वे स्वर कौन से हो जाएंगे? अर्ध समृद्ध स्वर हो जाएंगे। कौन कौन से होते हैं अर्ध समृद्ध स्वर? तो देखिएगा, ए और ओ जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? अर्ध समृद्ध स्वरों में आते हैं। इन सबका आपको प्रैक्टिकल करके देखना है दोस्तों, उच्चारण करके देखना है। जब भी आप उच्चारण करेंगे तो आपको इनमें जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। जैसे मैंने जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर पढ़ाए थे, तब भी मैंने आपको बोला था कि हम उच्चारण करके देखेंगे
अग्र स्वरों में जीभ का आगे का हिस्सा ज्यादा क्रियाशील रहेगा, मध्य स्वरों में जीभ का बीच का हिस्सा ज्यादा क्रियाशील रहेगा और पश्चिम स्वरों में जीभ का पीछे का हिस्सा। इसी प्रकार जब इनका उच्चारण करेंगे तो समृद्ध स्वरों में मुख बिल्कुल थोड़ा सा खुलेगा, ई, ए, आई यानी नाम मात्र का, और अर्ध समृद्ध की बात करें तो थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा, ए, ओ। मतलब शुद्ध उच्चारण तभी होता है जब हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विवृत स्वरों की। विवृत स्वर कौन से होते हैं विवृत स्वर? तो देखिएगा, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख जो है हमारा, मुख बहुत अधिक या हम कह सकते हैं पूरा ही खुल जाए, बहुत अधिक खुलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? विवृत स्वर कहेंगे। विवृत स्वर कौन से होते हैं? तो देखिएगा, हमारे पास जितने भी स्वर हैं उसमें से केवल मात्र एक आ ही है जो विवृत स्वर है। आप उच्चारण कीजिएगा, आ को बोलते समय हमारा मुख प्राय पूरा ही खुल जाता है और किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय मुंह को इतना नहीं खोलना पड़ता, तो इसे हम क्या कहेंगे? विवृत स्वर कहेंगे। लास्ट बचा है हमारे पास अर्धविवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत स्वरों से थोड़ा कम खुले, उन्हें हम क्या कहेंगे? अर्धविवृत स्वर कहेंगे। अर्धविवृत स्वर कौन से होते हैं? तो हमारे पास अ बचा जो कि अर्धविवृत स्वर है, हमारे पास आई बचा जो कि अर्धविवृत स्वर है, और हमारे पास औ बचा जो कि अर्धविवृत स्वर है। अब देखिएगा दोस्तों, जब आप उच्चारण करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अर्धविवृत और अर्ध समृद्ध जो स्वर है उनमें मुख की स्थिति प्राय समान रहती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुखाकृति के आधार पर ऐसे कौन से स्वर हैं जिनमें मुखाकृति प्राय मतलब लगभग समान रहती है, तो हम कह सकते हैं अर्धविवृत और अर्ध समृद्ध स्वर। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो स्वरों का वर्गीकरण था वो पूरा हो चुका है। स्वरों का वर्गीकरण हमने 11 स्वर पढ़े, 11 स्वरों का वर्गीकरण किया, जिसमें पहला वर्गीकरण था उच्चारण के आधार पर, उच्चारण की मात्रा या काल या समय या अवधि के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण था वो था जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण का आधार था ओष्ठाकृति के आधार पे, और चौथा वर्गीकरण का आधार था मुखाकृति के आधार पे। अब हम बात करेंगे वर्ण के दूसरे प्रकार की, कौन सा है? व्यंजन। तो देखिएगा दोस्तों, पहले बात करते हैं व्यंजन क्या है। तो देखिए, स्वरों की डेफिनेशन में हमने लिखा था कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। तो व्यंजनों के लिए हम कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। तो लिखिएगा, वे वर्ण जिनकी उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। ठीक है, दूसरी भाषा में बात करें इस डेफिनेशन की तो हम कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकली हुई वायु मुख में किसी न किसी स्थान को स्पर्श करे, मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे और फिर वो मुख से बाहर निकले, उसे हम क्या कह सकते हैं? व्यंजन कह सकते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या की बात करें तो व्यंजनों की जो संख्या है यानी व्यंजन जो है वो कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है?
33 होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो देखिएगा, फटाफट लिखने का प्रयास कीजिएगा मुझसे पहले, ताकि पता चले कि आपको आते हैं क्या पूरे। क्योंकि व्यंजन बिना स्वरों के लिखे जा रहे हैं तो ये कैसे होंगे, हलंत होंगे, इनमें स्वर नहीं है। जब इनमें स्वर मिल जाता है तो इनका हलंत हट जाता है। चेक कीजिएगा साथ साथ में, जिसने भी लिख लिए सही लिखे हैं ना। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि आपको आते हैं ना। आगे देखिएगा, यर अलावा के बाद में श, श, स, है, इसके बाद में क्षत्रज्ञ भी आते हैं, लेकिन वो व्यंजनों में गिने नहीं जाते। 33 हो चुके हैं। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33। ठीक है, मिला लीजिएगा, सभी सही लिखे हैं ना। अब हम बात करेंगे इन 33 व्यंजनों के वर्गीकरण की। उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी और दे देती हूँ आपको। हमने जब स्वर और व्यंजन पढ़े थे स्कूल में प्रारंभ में, तो हमने स्वरों में अंग और अह पढ़ा था, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। इसी प्रकार हमने क वर्ग के अंदर लास्ट में अंगय के स्थान पे ड़ पढ़ा था, और ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ जो पढ़ा था वो हमने ये वाला पढ़ा था, जिसके नीचे, दोनों के नीचे क्या है, नुक्ता लगी हुई है। लेकिन ये हमारे मूल व्यंजनों में नहीं होते। तो ये क्या है, कैसे हमारे पास आए, इनका प्रयोग कहाँ होता है, इसकी चर्चा करेंगे हम आगे। चलिए अब बात करते हैं जो 33 व्यंजन लिखे हैं उनके वर्गीकरण की, कि इन 33 व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इनको कितने भागों में बांटा जाता है। तो देखिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। तो देखिए, व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो कई प्रकार से किया जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण में लगने वाली श्वास मात्रा के आधार पर, उच्चारण में होने वाले कंपन वाइब्रेशन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी कई प्रकार से किया जाता है। पहले हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पर, यानी उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो पहला प्रकार लिखेंगे हम, उच्चारण में लगने वाले या होने वाले प्रयत्न के आधार पर स्वरों, व्यंजन, स्वरों नहीं दोस्तों, व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, उच्चारण में लगने वाले प्रयत्न, हमें कितनी कोशिश करनी पड़ रही है, उस कोशिश का क्या परिणाम निकल रहा है, उसके आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो देखिएगा, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की, उसके बाद हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की, और उसके बाद हम बात करेंगे ऊष्म व्यंजन की। ठीक है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से उच्चरित होने वाली वर्ण, श्वास वायु जो हम निकलेगी हमारे मुंह से, जब हम वर्णों का उच्चारण करेंगे तो जो श्वास वायु निकलेगी वो श्वास वायु किसी न किसी भाग को स्पर्श करेगी, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की बात करें तो ये मुख का बीच के हिस्से को स्पर्श करते हैं, तो इस कारण से इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। इनमें लिखे जाने वाले व्यंजनों की और भी कौन कौन सी इकाइयां होती है, उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, उसकी भी हम साथ साथ में ही बात कर लेंगे। ये अंतस्थ व्यंजन जो है वो स्पर्श तो करते हैं लेकिन पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करते, इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा, अंतस्थ व्यंजन कहा जाएगा। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो वायु स्पर्श भी करेगी, थोड़ा सा घर्षण भी होगा, और घर्षण की वजह से
वायु जो है ऊष्मा यानी थोड़ी सी गर्मी के साथ बाहर निकलेगी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं इन तीनों की। पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों की कि स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन, तो लिखिएगा डेफिनेशन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु, फेफड़ों के द्वारा मुख से जो वायु निकलती है, मुख से निकलने वाली वायु मुख में किसी भाग को जैसे कि ब्रैकेट में लिख के बता देती हूं, कंठ, तालु, मूर्धा आदि की बात की जा रही है यहां पे। इन भागों को किसी न किसी भाग को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। किसी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श करे, यानी पूर्णतः स्पर्श करेगी। कुछ सेकंड मान लीजिए, कुछ एक अवधि का समय मान लीजिए, हमें महसूस होगा कि वायु में टकराव हुआ है, रुकी है, रुकावट आई है, उसके बाद वो मुख से बाहर निकलेगी। पूर्ण रूप से स्पर्श करे उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहेंगे। चलिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या की बात करें तो स्पर्श व्यंजन जो है उनकी संख्या जो है वो कितनी होगी, 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 25 होगी। कौन कौन से व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, तो देखिएगा, क से लेकर के मैं तक, क से लेकर के मैं तक के जो व्यंजन है उन्हें हम क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहेंगे। चलिए इन स्पर्श व्यंजनों को भी और भागों में बांटा जाता है, तो हम इन क से लेकर के मैं तक के व्यंजनों की बात करते हैं कि इन्हें किन किन भागों में विभक्त किया जाता है। तो स्पर्श व्यंजन मैं लिख देती हूं एक बार फिर से। च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और मैं। ये हमने कैसे लेकर के म तक के 25 स्पर्श व्यंजन लिख लिए। अब देखिएगा दोस्तों, छोटी छोटी सी जानकारी है, नोट डाल डाल के साथ साथ में लिखते रहिएगा। क्या है, क वाली जो लाइन है, च वाली जो लाइन है, ट वाली लाइन है, त वाली लाइन है और त वाली लाइन है, इन सबको ये जो प्रथमाक्षर है क च ट त प, इनके नाम पर वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक वर्ग में आने वाले वर्णों की संख्या कितनी होगी, 5। कुछ स्टूडेंट 4 बताते हैं कि क तो वर्ग है और ये 4 इसमें वर्ण आए हैं। नहीं, क वर्ग है, लेकिन क वर्ग में क स्वयं भी, खुद भी जोड़ा जाता है, इंक्लूड होता है। तो प्रत्येक वर्ग में आने वाले वर्णों की संख्या कितनी है, 5 है। और हमारे पास स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने हैं, वो भी 5 है। तो हम क वाली जो लाइन है इसका नाम क वर्ग, च वाली पंक्ति का नाम च वर्ग, ट वाली पंक्ति का नाम ट वर्ग, त वाली पंक्ति का नाम त वर्ग और प वाली पंक्ति का नाम प वर्ग होता है। यानी हमारे पास स्पर्श व्यंजनों के कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज। नेक्स्ट चीज की बात करें वर्गों के बाद में कि हमें क्या देखना है, तो वर्गों के बाद में देखिएगा, इनको मिटा देती हूं और इसी को आगे लिख के बताती हूं कि क्या क्या है ये। च वाली जो पंक्ति है यानी च वर्ग जो है, इसमें ये 4 वर्ण च, छ, ज और झ,
इन 4 वर्णों की बात कर रहे हैं। इन्हें हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? स्पर्श तो है ही, तो स्पर्श कह दिया, और संघर्षी भी कह देंगे। आगे संघर्षी व्यंजन फिर से आएंगे दूसरे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो केवल संघर्षी व्यंजन होंगे और ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। कारण जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो वायु जो है मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श तो करती ही है। ये तालव्य वर्ण है तो तालु के भाग को स्पर्श करती है। आगे जब हम उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि ये कौन कौन से वर्ण क्यों है। यहाँ पे बात करते हैं कि ये स्पर्श व्यंजन तो है ही, साथ में जब इनका उच्चारण होता है तो वायु जो है वो थोड़ी सी रगड़क यानी कि टकराहट के साथ निकलती है, घर्षण के साथ निकलती है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे हम? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहेंगे। स्पर्श तो पहले से ही नाम है, संघर्ष के कारण इसके साथ में संघर्ष जोड़ दिया और इसका नाम हो गया स्पर्श संघर्षी व्यंजन। आप उच्चारण करके देखिएगा, 25 वर्णों में बाकी वर्णों का जब उच्चारण करेंगे तो किसी तरह का संघर्ष, टकराहट, घर्षण इस तरह का महसूस नहीं होगा। हम श का जब उच्चारण करेंगे ऊष्म व्यंजनों का, तब संघर्ष की सी ध्वनि आएगी। उसी तरह की, प्राय लगभग उसी तरह की ध्वनि जो है च, छ, ज, झ बोलेंगे तब हल्का सा घर्षण महसूस होगा। इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा? स्पर्श व्यंजन भी कहा जाएगा और स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी। इन्हीं 25 वर्णों से संबंधित पहले कुछ विशेष बातें हैं, उनको लिखना है नोट डाल डाल के, और फिर आगे बात करेंगे अंतस्थ और ऊष्म की। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो 5 वर्ण हैं हमारे पास, अंतिम प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर जो कि ग, य, ण, न, म, अंगय न के नाम से जाना जाता है। ये जो 5 वर्ण हैं इनको हम स्पर्श व्यंजन तो कहेंगे ही कहेंगे। इसके अलावा इनका उच्चारण करते समय वायु जो है वो मुख के साथ साथ नासिका यानी नाक से भी निकलती है। इस कारण इसे क्या कहेंगे? नासिक्य व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाएगा दोस्तों? नासिक्य व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो हमने क्या बात की? सबसे पहले बात की है व्यंजनों की जो कि 33 थे। उसके बाद में 33 व्यंजनों को 3 भागों में विभक्त किया, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की बात कर रहे हैं, ये 25 स्पर्श व्यंजन है, कैसे लेकर के मैं तक। इन 25 को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद हमने बात की कि इन 25 व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। वर्गों का नाम क्या है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में आने वाले वर्णों की संख्या कितनी है? 5 है। उसके बाद हमने बात की च, छ, ज और झ। इन चारों को स्पर्श के साथ साथ घर्षण होने के कारण स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद हमने बात की कि पंचमाक्षर जो है प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर, जिसे हम 5वां अक्षर पंचमाक्षर कहते हैं, उसे हम स्पर्श व्यंजन के अलावा किसी दूसरे नाम से पुकारे तो इन्हें नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं ये कंटिन्यू करूं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की डेफिनेशन की यदि बात करें सबसे पहले, तो डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु जो है हमारे मुख से निकलने वाली वायु किसी न किसी भाग को स्पर्श तो करेगी लेकिन पूर्णतः स्पर्श नहीं करेगी, तो ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। तो लिखिए डेफिनेशन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु, मुख से निकलने वाली वायु मुख के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श न करे, पूर्णतः
स्पर्श न करे तो हम उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो य, र, ल, व, ये जो है हमारे पास क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। इन अंतस्थ व्यंजनों को संस्कृत में लिखने का क्रम दूसरा होता है और ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इनको संस्कृत में लिखने का जो क्रम है वो क्या होगा? य, व, र और ल। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। संस्कृत में य, र, ल, व यानी अंतस्थ व्यंजनों का क्रम क्या होता है? य, व, र और ल। ठीक है दोस्तों, अब इन य, र, ल, व के बारे में क्या विशेष तथ्य है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अलग अलग चीजें क्या है इनके बारे में, इनको नोट डाल के साथ साथ में लिखते रहिएगा। तो देखिए, इनकी चारों की बात करते हैं कि क्या विशेषता है इनकी, अलग अलग और किन किन नामों से क्या क्या पहचान है इनकी। तो य, र, ल और व। सबसे पहले बात करें हम ल की, तो ल को हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। क्यों कहते हैं पार्श्विक व्यंजन? तो देखिएगा, पार्श्व जो है ये शब्द बना है पार्श्व धन इक से। इक के योग से प्रथमाक्षर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। ये जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, तब हम बात करेंगे। मूलतः ये प्रत्यय का हिस्सा है तो प्रत्यय में बात करेंगे। तो पार्श्विक शब्द में पार्श्व एक शब्द आया है। पार्श्व का मतलब होता है साइड, बगल। क्या मतलब होता है? बगल। बगल का मतलब हम इंग्लिश में समझ सकते हैं साइड। जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से निकलने वाली वायु जो है वो साइडों से निकलती है। साइडों का क्या मतलब हुआ? जब हम ल का उच्चारण करेंगे तो जीभ ऊपर टच हो जाएगी और टच होने के कारण से हवा जो है, मुख से निकलने वाली वायु जो है वो दोनों तरफ से निकल जाएगी, बगल से निकल जाएगी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, रै की बात करें तो रै जो है इसे कहा जाता है लुंठित व्यंजन। इसे कहा जाता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन क्यों कहा जाता है, पहले ये बताइए। तो बात करते हैं कि लुंठित व्यंजन क्यों कहा जाता है। तो लुंठित व्यंजन कहने के पीछे कारण है कि जब हम र का उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है वो लुंठित यानी गूंथना, गूंथने जैसी र, मतलब झटके से इस तरह से ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, यानी इसे हम प्रकंपित भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित का मतलब अत्यधिक कंपन होना, ज्यादा कंपन होना। तो इसे लुंठित और प्रकंपित व्यंजन के नाम से जाना जाता है क्योंकि जीभ जो है र बोलते समय झटके के साथ ऐसे अचानक से ध्वनि निकलती है, झटके के साथ छूटती है और फिर र की ध्वनि निकलती है। लूंठना यानी गूंथने जैसी आकृति सी बन जाती है, आवाज से निकलती है, इसलिए इसे लुंठित और प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। अब बात करते हैं य और व की। य और व की बात करें तो इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण ना तो पूर्णतः व्यंजनों की तरह होता है, ना ही पूर्णतः स्वरों की तरह होता है। ये आधे स्वर और आधे व्यंजन की तरह उच्चारित होते हैं। आधे स्वर और आधे व्यंजन की तरह हम इनका प्रयोग लेखन में भी करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहा जाता है। कैसे करते हैं देखिए, हमें लिखना था चाहिए, आना तो क्या चाहिए? ए आना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं पुस्तकों में भी और हम लिखते हैं तब भी हमने चाहिए ऐसे भी लिख दिया, इसे भी गलत नहीं माना जाता। तो हमने यहाँ पे प्रयोग कैसे किया? स्वर के स्थान पर प्रयोग किया, इसलिए इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसी तरह से देखिए, एक शब्द लिखा मैंने हुआ, यहाँ क्या है? स्वर है, इसी को लिखा हुआ मिल जाएगा हुआ, ये भी गलत नहीं है। तो क्या हो गया? ये अर्ध स्वर, स्वरों के स्थान पर लिखा भी जाता है, स्वर की तरह उच्चारण भी होता है, इस कारण से इसे अर्ध स्वर कहा जाता है। ये हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्म व्यंजनों की। कौन से हो गए? रह गए ऊष्म व्यंजन।
ऊष्म व्यंजनों की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख से निकलने वाली वायु जो है वो घर्षण के साथ साथ थोड़ी सी ऊष्मा के साथ, गर्मी के साथ बाहर निकलेगी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो लिखिएगा डेफिनेशन, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु, मुख से निकलने वाली वायु की बात हो रही है यहां पे, वायु घर्षण के कारण कुछ ऊष्मा के साथ बाहर निकले, मुख से बाहर निकले, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन? तो 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन भी, श, श, स, है। ठीक है दोस्तों, ये 4 हमारे पास क्या है? ऊष्म व्यंजन है। इन्हें हम ऊष्म व्यंजनों के अलावा क्या कह सकते हैं? संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनका उच्चारण करेंगे तो जिह्वा जो है वो थोड़ा सा घर्षण, रगड़क यानी संघर्ष उत्पन्न होगा, उसी के कारण वायु जो है उष्ण, गर्म होगी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अब इनके और कौन कौन से नाम है वो देखिएगा। ये जो शय है इसे हम कहते हैं तालव्य शय, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जिह्वा जो है तालु भाग को स्पर्श करती है। ये जो शय है इसे हम कहते हैं मूर्धन्य शय, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जिह्वा जो है मूर्धा को स्पर्श करती है। इस शय को हम कहते हैं दंत्य शय, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जिह्वा जो है दांतों को स्पर्श करती है। ये कैसे स्पर्श करती है, जब हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तब इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। इधर श श श लिख देंगे और सामने इनका उच्चारण स्थान लिख देंगे और कहेंगे सही मिलान कीजिए। तो हमें पता होना चाहिए, प्रथम शय को तालव्य शय, द्वितीय शय को मूर्धन्य शय और तीसरे शय को दंत्य शय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बचता है हमारे पास है जो है ये उच्चारण स्थान में आएगा कि ये कंठे और काकल्य दोनों स्थानों से ध्वनि निकलने के कारण से इसे काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। चलिए इसकी चर्चा करेंगे हम बाद में। अब हमने बात की थी व्यंजनों के वर्गीकरण के, और व्यंजनों के वर्गीकरण का एक प्रकार यानी उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम चर्चा करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण की, उसके बाद उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण की, और उच्चारण करते समय कंपन के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण की, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज तक की क्लास समझ में आई हो तो प्लीज अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।